तो नेचुरली महात्मा से उनको तरसा है, उसमें तो उसको घोड़े पर बैठाया। जैसे वो घोड़े पर बैठा तो उसके जख्म ठीक हो ही गए, तो उसने घोड़े पर बैठते ही एंड लगाई घोड़े को, और महात्मा ने पहचान गए कि ये तो भाई डाकू है, और इसमें तो भेद बदला हुआ था गरीब का और इस प्रकार का दुखीहीन का बना हुआ था। तो डाकू ने कहा महात्मा जी मुझे तो घोड़ा चाहिए था, मैं सोचता था ठीक ढंग से दे देंगे, आपने नहीं दिया तो मैंने फिर अपने ढंग से ले लिया जिस ढंग से लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि आप महात्मा हैं आप डाका तो मार नहीं सकता था, इसलिए मैंने ये तरीका इस्तेमाल किया है और अब मैं जा रहा हूँ घोड़ा लेकर। तो महात्मा ने पीछे से आवाज लगाई। डाकू को लगा कि तो गाएगा गालियां देगा कि मैं हल्ला बचा दूंगा, सब जगह बता दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो महात्मा ने क्या कहा उसको, महात्मा ने कहा मेरी एक ही प्रार्थना है, इस खबर को कहीं प्रचार मत करना, क्योंकि उस दिन अखबारें नहीं छपती होंगी, इसलिए उसने ये तो नहीं कहा कि इस खबर को कहीं छपवा मत देना, उसने इसलिए कहा कि इस खबर को कहीं प्रचार मत करना। थोड़ा खराब प्रचार क्यों मत किया जाए, उसने सोचा कि अगर प्रचार मैं करूँगा, मैं करूँगा प्रचार, सब जगह बताऊंगा कि डाकू ने ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन महात्मा ने गुजारिश की इस खबर को कहीं प्रचार मत करना। उसने कहा क्यों, कहता यदि ये खबर छप गई या प्रचारित हो गई या प्रसारित हो गई तो इस खबर को पढ़ने वाले दीन दुखियों पर तरस खाना छोड़ देंगे। अब भाई पत्रकार के लिए तो वो खबर है छपवाने लायक, लेकिन महात्मा ने कहा कि इसको कहीं छपवाना पड़ेगा। तो ये खबर ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखा जाए पत्रकार का धर्म है खबर छाप देना, लेकिन नारद जी का धर्म क्या है कि खबर को ही छापी जाए या प्रसारित की जाए जिससे लोकहित होता हो। जिस खबर से लोकहित नहीं होता, केवल सूचना को सूचना देने के लिए प्रसारित कर देना कहां की पत्रकार का हो। हर प्रोफेशन के कहा जाए कि ये मेरा धर्म है, मैं समझता हूं उद्देश्य विहीन जो धर्म है वो धर्म बन जाता है। प्रिय मित्रों, नारद का पूरा जीवन, नारद के भक्ति सूत्र पढ़िए, अभी हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, उसने बहुत मोटी किताब लिखी है आदि पत्रकार नारद, और जब उन्होंने किताब मुझे दी वो काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता के प्रोफेसर हेड है, मुझे कहने लगे डॉक्टर साहब नारद पर कोई किताब नहीं थी, पत्रकार के नाते मैंने प्रयास किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब नारद पर पत्रकार के नाते आपने इतनी मोटी किताब लिखी, सामग्री तो उपलब्ध नहीं है, उनका तो नारद भक्ति सूत्र आता है, उसका पत्रकारिता से क्या ताल्लुक है, वो तो भक्ति के सूत्र हैं। तो ओम प्रकाश ने कहा मैंने नारद भक्ति सूत्रों को गहराई में ध्यान किया है, उन्हीं नारद भक्ति सूत्रों में पत्रकारिता के सूत्र मिल जाते हैं। सूचना संप्रेषण, सूचना का प्रचार प्रसार व्यक्ति हित के लिए ना हो और व्यक्तिगत हित के लिए ना हो, या न्यूट्रल जिसका ना हित इसलिए भी ना हो, सूचना का प्रसार केवल इसलिए हो कि उससे समाज की हित होता है, जब समाज में नहीं होता। ये नारद हमें बताते हैं और नारद की दृष्टि से आदर्श पत्रकार हो सकते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, आदर्श तक पहुंचना तो कठिन काम होता है। बहुत लोग कहते हैं कि साहब जो इसको हम वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थॉट है यूटोपिया कहते हैं कि ऐसा आदर्श जहां तक पहुंचे न जा सके, जो आदर्श थोड़ा उससे कम दूर हो उसके लिए तो मैं ट्राई कर सकता हूँ जहां तक पहुंचे जा सकता है। मान लीजिए भाई किसी आदर्श में लिखा हुआ है कि आदमी को ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन कोई ढूंढी की हो जाए थोड़ा बहुत गड़बड़ करने में कोई नुकसान नहीं, फिर मैं कहूँगा कि ठीक है भाई कोशिश करनी चाहिए ईमानदार, ये आदर्श बहुत बड़ा नहीं है, इस तक मैं पहुंच सकता हूँ। मान लीजिए आपने आदर्श की इतना बड़ा बना दिया, दैहिक भौतिक तापा राम राज्य का भू नहीं व्यापा, कि ना किसी को शारीरिक कष्ट, ना दैविक कष्ट, ना भौतिक कष्ट, तो राजा सोचेगा जिसको प्राप्त करना संभव है छोड़िए जाए, जो असंभव है उसके पीछे क्यों भागा जाए। नारद का जो आदर्श है वो इस प्रकार का असंभव आदर्श है जब विजन बीच है, उस तक पहुंचे जा सकता है। मुझे लगता है नारद का जो आदर्श है वो विजन बीच है, क्योंकि नारद की जितनी कहानियां प्रचलित हैं वो तो हमारी मानवीय प्रवृत्ति के अनुकूल ही है। इस प्रकार से जहां की खबर वहां और उसका आनंद लेना कि अब ये है, लेकिन अंततः उद्देश्य क्या है कि झगड़ा खुल जाए और इसका हित ना हो। इसलिए नारद ऐसे आदर्श के रूप में प्रस्तुत होते हैं तो विजन बीच है और जिसका अनुसरण किया जा सकता है। प्रिय मित्रों, आदर्श तो नारद ही है, लेकिन इसको दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य। दुर्भाग्य तो इसलिए कि इतने वर्षों तक हमने किसी आदर्श पत्रकार की कल्पना नहीं की थी। सौभाग्य इसलिए कि अब वो आदर्श पत्रकार की कल्पना होगी, धीरे धीरे ये स्टैब्लिश भी होगी, उसका कुछ ना कुछ लाभ भी होगा।
लेकिन दुर्भाग्य एक और भी है, आदर्श के ना होने के कारण पत्रकारिता नकारात्मक दृष्टि रास्ते पर ज्यादा कर रही है, सकारात्मक रास्ते पर कम कर रही है। उसका शायद कारण ये है कि जो आधुनिक युग में पत्रकारिता का स्वरूप है उसका शायद विकास पश्चिम जगत में ज्यादा हुआ है, तो पश्चिम के जो जीवन मूल्य हैं वो उसमें ज्यादा है। इसलिए हमारे एक मित्र को ठारा जी कहते रहते हैं, कहते हैं कि पत्रकारिता अजीब चीज है, इनका चिंतन ही नेगेटिव से शुरू होता है। ये शुरू आप जहां से करते हैं कि आदमी को कुत्ते ने काटा तो खबर नहीं है, कुत्ता आदमी को काटे तो खबर है। ये पत्रकारिता में कुत्ता कहां से घुसा हुआ है कि हम पत्रकार जितने मिल रहे हैं हमसे उदाहरण देते रहते हैं, और खास करके BA में जो पत्रकारिता का कोर्स पढ़ाया जाता है ये खबर है, और फिर कहते हैं पत्रकार को उसका वॉच डॉग है। वही पत्रकार को आमतौर पर बेटी वॉच डॉग कहते हैं कि रक्षा करने वाला कुत्ता। इसलिए मैं कई बार सोचता हूँ कि पश्चिम जीवन मूल्य में कारण तो नहीं कि पत्रकारिता में कुत्ता घुसा हुआ है। यदि हम भारतीय जीवन मूल्यों को अपनाएंगे तो पत्रकारिता से कुत्ते को निकालकर उसमें आदमी को फिट करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता के केंद्र में आदमी आएगा तो समाज हित की बात उठेगी, पत्रकारिता के केंद्र में कुत्ता रहेगा तो ऑब्जेक्टिव स्टडी की बात आ जाएगी कि चाहे हित हो चाहे अहित हो खबर जानी चाहिए। प्रिय मित्रों, एक बात और जो चिंता करने वाली बात है, हमने क्योंकि पत्रकारिता का ज्यादा जितना भी लिया है पश्चिम से लिया है, इसके वहां के जीवन मूल्य भी हमने लिए हैं, और उन जीवन मूल्यों के कारण पत्रकारिता में धीरे धीरे मिशन से व्यवसाय की प्रवृत्ति बढ़ रही है। लेकिन इसमें मैं दोषारोप नहीं कर रहा, जो सब जगह हो रहा है। बहुत अर्थ पहले चिकित्सा को मिशन माना जाता था। मैं अभी भी बहुत किस्से ऐसे मेरे ध्यान में है, अभी भी लोग कि फलां व्यक्ति है गांव में, हकीम है, उसके पास एक दवाई है, नुस्खा है, वो नुस्खा देता है तो फलां बीमारी ठीक हो जाती है, लेकिन एक ही शर्त है, वो नुस्खे के पैसे नहीं देता, क्योंकि उसको ये आशीर्वाद है या श्राप है कि यदि पैसे लोगे तो उसका काम नहीं करेगा। इसका ये लाभ की दृष्टि से चिकित्सा करोगे तो चिकित्सा काम नहीं करेगी। धीरे धीरे ये जो पैसे लेकर नुस्खा काम करना बंद कर देगा, धीरे धीरे ये बात हो गई, और स्थिति ये होगी कि पैसे लेकर ही नुस्खा काम आजकल कर रहा है। आजकल बड़े अस्पतालों में चले जाइए तो डॉक्टर का नुस्खा तभी चालू होगा जब ये पैसे दे देंगे, नहीं तो नहीं। आदमी मर सकता है, डॉक्टर भी पास खड़ा हो सकता है, दवाई भी कहाँ हो सकती है, लेकिन यदि आप पैसे नहीं देते तो ना डॉक्टर हिलेगा ना दवाई हिलेगी, आदमी मर सकता है। भाई पुराना नुस्खा तो ये था कि यदि नुस्खे के पैसे ले लिए तब नुस्खा मर जाएगा, और अब ये है कि यदि नुस्खे के पैसे ना लिए तो आदमी मर जाएगा। ये जो मिशन से व्यवसाय की जाता है, जो मेडिकल में होगी तो पत्रकारिता की क्या बात है। और शिक्षा में भाई मेडिकल भी चलिए, मेडिकल में मान लेता हूँ कि लोग सोचते थे 4 पैसे कमाएंगे, शिक्षा को तो कभी हमारे यहाँ व्यवसाय माना नहीं गया। तक्षशिला नालंदा इतने बड़े विश्वविद्यालय हुए, दुनिया भर से लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए आते थे, लेकिन एक बार अंदर घुस जाते थे उसके बाद पैसे की टेंशन खत्म हो जाती थी, फिर समाज ही यूनिवर्सिटी का सारा खर्चा उठाता था। एक मैं कहीं पढ़ रहा था कि यूनिवर्सिटी के बाहर, यूनिवर्सिटी जाने तक्षशिला नालंदा जो पुरानी यूनिवर्सिटी थी, आजकल की यूनिवर्सिटी की बात में कर रहा, द्वारपाल बैठा था। द्वारपाल उनका प्रोफेसर को कहते होंगे, जो पहले एंट्रेंस टेस्ट लेता होगा उसको द्वारपाल कहते होंगे। कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आया, प्रोफेसर ने पूछा कौन हो तुम? तो स्टूडेंट क्या जवाब दिया? कहता सर यही जानने के लिए तो मैं यूनिवर्सिटी में आया हूं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्या संसार है, क्या सृष्टि है, क्या ब्रह्मांड है, यही जानने के लिए मैं जहां आया हूं। यदि मुझे पता होता मैं कौन हूं तो मैं आपके पास क्या कर रहा था? तो वैसे कहा तो भीतर तक चले जाओ। हमारे शिक्षा के केंद्र ऐसे थे जो ज्ञान विज्ञान के बहुत बड़े केंद्र थे, और अब स्थिति क्या है? अब मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि लगभग जितनी यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं उसी प्रकार की हैं। हमारे पंजाब में एक मिठाई भेजने का धंधा करते हैं, जब ये क्योंकि एक ही बिजनेस में करते करते सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। तो एक बेटे ने सुझाया कि जूते का कारखाना लगा लेते हैं। दूसरे का जूते में आजकल क्या रखा है, यूनिवर्सिटी खोल लेते हैं। यानी लड्डू बेचना, जूता बनाना और यूनिवर्सिटी खोलना एक ही चीज है। और उसने दूसरे बेटे की सलाह मानी, उन्होंने यूनिवर्सिटी खोल दी, और आजकल यूनिवर्सिटी करोड़ों कमा रही है। यानी हमारे जहां शिक्षा जो कभी मिशन होती थी उसकी स्थिति क्या हुई
कि वो लड्डू बेचना, जलेबी तलना, जूते की दुकान खोलना और यूनिवर्सिटी चलाना एक ही कैटेगरी में है। और जब लास्ट में बुलाते होंगे बैलेंस शीट या जो भी टर्नओवर बुलाते होंगे तो जूते से इतना लाभ हुआ, लड्डू से इतना लाभ हुआ, कॉलेज से इतना लाभ हुआ। तो यदि शिक्षा प्रोफेशन बन सकती है, मेडिकल का काम प्रोफेशन में आ सकता है, तो भाई ये जो पत्रकारिता है ये प्रोफेशन क्यों नहीं बनेगा बच्चे भाई से? जो जूते की दुकान खोल रहा है, आज यूनिवर्सिटी खोल रहा है, परसों उसको कोई बता देगा अखबार खोलो उससे भी लाभ होगा, तो चौथी उसकी दुकान अखबार की खुल सकती है। तो उनकी 4 दुकानें हुई, एक जूते की, एक लड्डू की, एक यूनिवर्सिटी की दुकान और एक अखबार की दुकान। तो जब ये 4 दुकानें चलेगी तो अखबार मिश्र रहेगा, जो व्यवसाय बन जाएगा। तो अखबार व्यवसाय बनेगा। एक विजनेश त्रिपाठी की कहानी सुनाया करते थे, अब तो विजनेश त्रिपाठी जी नहीं रहे, सत्य कथा है, सुनाया करते, ऐसा नहीं कि कोई गपशप वाली बात है। इलाहाबाद से एक अखबार निकलती थी, अंग्रेजों के वक्त की बात थी। अखबार के जो मालिक थे, मालिक कामों को और करते थे, अखबार को इसलिए निकालते थे कि बीमारी की खास थी कि ये करना है वो करना है, एक बार अंग्रेजों को भगाना है, इसलिए अखबार भी निकाली। अखबार जब निकालते थे तो अंग्रेजों के खिलाफ भी लिखते थे और अंग्रेजों ने पकड़ लिया, फिर संपादक को पकड़ लिया कि क्या छापा हुआ है, कैद हो गई। मालिक ने दूसरा संपादक पकड़ लिया। अखबार तो वो भी लिखता था, पहले लिखता था, वो भी पकड़ा गया और उसकी भी गर्दन गली, उसको भी कैद हो गई। प्रसिद्ध हो गए कि इस अखबार में जो संपादक आता है वो महीने 2 महीने को निकल जाता है। तो जब 7 संपादक की लाइन लग गई तो मालिक को लगा आपको कोई मुश्किल कर लेगा। उसने अखबार में फिर विज्ञापन दिया कि संपादक की आसामी खाली हो गई है और अप्लाई करें संपादक के लिए। तो वेतन का भी लिखना था कि वेतन कितना है। उसने सोचा आप वेतन वाले झगड़े में पड़ना क्यों, क्योंकि 3-4 महीने का तो टोटल मामला होता है। उसने कहा वेतन जेल, और उसको लगता था आप कोई नहीं अप्लाई करेगा, लेकिन तब भी कई लोगों ने अप्लाई किया। अखबार एक ऐसा वक्त था कि अखबार वैचारिक आंदोलन चलाने के लिए, एक प्रकार से अन्याय का मुकाबला करने के लिए चलाए जाते थे। जब ये मुहावरा बना होगा जो वो लाइन आती है कि जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो, कुछ एक 4 लाइनें हैं, खींचो ना कमानों को ना तीर संभालो, कुछ इस प्रकार का। जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। एक वक्त था कि तोप का मुकाबला करने के लिए अखबार निकाली जाती थी, और आजकल अखबार कौन निकाल रहा है? जो तोप लेकर खड़े हैं वो अखबार भी निकाल रहे हैं। यानी पहले अखबार तोप का मुकाबला करने के लिए होती थी, आज अखबार तोप को ताकत देने के लिए निकाली जाती है। मित्रों, ये मिशन से प्रोफेशन तक की यात्रा है, और यात्रा इतनी खतरनाक होती जा रही है। हमारे एक मित्र हैं, अखबार के संवाददाता है, अखबार भी बहुत बड़ा है, नाम देने का कोई लाभ नहीं है। कहने लगे डॉक्टर साहब पत्रकारिता में गड़बड़ हो रही है, मन को आनंद नहीं आता। आपकी तनख्वाह मिल रही कि वो भी गायब हो गई। नहीं, तनख्वाह तो मोटी मिल रही है, तनख्वाह की चिंता नहीं, लेकिन मन मानता नहीं। मैं क्या मन क्यों नहीं मानता? कहते पहले जो होता था, जब अखबार तैयार होती थी तो जो संपादकीय विभाग होता था, अखबार उनके पास रहते, वो खबरें उसमें डालते थे कि जहां खबर जहां खबर जहां खबर। फिर जो स्पेस बच जाता था वो विज्ञापन विभाग के पास जाता था कि भाई अखबार तैयार हो गई है, अब विज्ञापन के ये स्पेस बच गया, आप इसमें विज्ञापन डाल दीजिए। मगर फिर कहते आजकल हमारे अखबार में उल्टा हो गया है। एक तो कहते उन्होंने जो संपादक था उसका नाम इतना छोटा छापते हैं, आजकल तो कंप्यूटर में फॉन्ट आ गया है। पहले तो जब काखा जोड़ते थे तो एक कीमत से छोटा जा ही नहीं सकता था, अब कंप्यूटर में जितना फॉन्ट वाले छोटा करते रहिए। तो कहते इतना छोटा संपादक का नाम छापते हैं कि वो दिखाई नहीं देता। और उन्होंने एक नया शब्द ढूंढ दिया है, एग्जीक्यूटिव एडिटर या मैनेजिंग एडिटर। अब मैनेजिंग एडिटर मोटा है और एडिटर छोटा है, तो जब मैनेजिंग एडिटर मोटा होगा तो अखबार भी विज्ञापन सेक्शन में तैयार होगी, तो सारा दिन अखबार विज्ञापन सेक्शन में रहती है, विज्ञापन लग जाते जगह जगह। और जब दोपहर का होता है, दोपहर का थोड़ा ज्यादा समय होता है, फिर अखबार हमारे संपादकीय विभाग में आती है कि ये स्पेस बच के इसमें खबरें फिट कर दीजिए। अब कहते हैं हमारे पास खबर थोड़ी जरूर से इकट्ठी की होती, सारा दिन खबरें तो आती रहती हैं, फिर उस स्पेस में फिट करनी पड़ती है। लेकिन कहते अब एक नई इंस्ट्रक्शन आ गई है कि जब स्पेस में खबरें फिट करते हो तो ये ध्यान रख लेना कि जो विज्ञापन के साथ खबर लगे वो विज्ञापन के आइडिया को सपोर्ट करने वाली खबर लगे, कहीं उसके विपरीत न लग जाए।
जैसे उदाहरण के लिए 10 लाख का विज्ञापन लगा हुआ है, संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे। अब पत्रकार को बीमारी और है, वो पिछले 6 महीने से एम्स में घूम रहा, कभी पीजीआई में जा रहा, डॉक्टरों के दरवाजे खटखड़ा कि डॉक्टर अंडे खाने से क्या नुकसान करता है, डॉक्टरों ने बता दिया। और उसमें 3 पेज की एक अखबार आती है, 10 लाख का विज्ञापन है कि संडे हो या मंडे रोज खाइए अंडे। अब इस विज्ञापन के साथ वो यूजफुल स्टोरी नहीं लग सकती। जब ये स्टोरी आपके पास ऐसी है कि डॉक्टरों ने कहा है अंडे खाने से लाभ हो तो चिपका दीजिए। यानी अखबार में विज्ञापन प्रमुख है। देखिए प्रैक्टिकली हमारी प्राथमिकता क्या है, यदि विज्ञापन प्राथमिकता है तो अखबार विज्ञापन सेक्शन के पास जाएगा, यदि खबर प्राथमिकता है तो विज्ञापन तो अखबार संपादकीय विभाग में जाएगा। अब विज्ञापन प्रमुखता बनती जा रही है और इतनी प्रमुखता बन गई है, पहले जो माना जाता था अनरिटन एक प्रकार से समझाता था कि अखबार के फ्रंट पेज पर विज्ञापन मिल जाएगा, क्योंकि अखबार आखिर न्यूज के लिए है तो फ्रंट पेज तो कम से कम न्यूज का रहना चाहिए। लेकिन अब आप देख लीजिए अखबार का फ्रंट पेज शुरू विज्ञापन से होता है। बहुत बड़ी अखबारों का जिनके नाम बहुत बड़े थे, उन अखबारों के फ्रंट पेज अब खबर से शुरू होते हैं, विज्ञापन से शुरू होते हैं, जिसका अर्थ ये है कि साहब हमारी जो अखबार है उसकी प्राथमिकता विज्ञापन है। न्यूज 2 दर्जे की बात है, बचेगा पेज तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर 1-2 अखबारों को और काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा साहब आप जब लाल बत्ती होती है तो हमारे लोग आएंगे लाल बत्ती पर और देखेंगे कि आपकी कार में कौन सी अखबार पड़ी है। यदि हमारी अखबार हुई तो 2 किलो चीनी का थैला फ्री दे दिया जाएगा। दिल्ली में बहुत दिन चला था। अब भाई उनको पूछो आप अखबार बेच रहे हो या क्या काम कर रहे हो, कि यदि लाल बत्ती पर कार रुकेगी हमारे लोग छापा मारेंगे और तुरंत यदि आपकी अखबार में वो कार में वो अखबार निकल आई तो उसमें क्या आपको मिलेगा 2-3 किलो जितना भी होगा। पर किसी भले मानस ने पढ़ा कि भाई 2 किलो चीनी का थैला फ्री मिल रहा है।